ये मूवी की कहानी 1850 से शुरू होती है। एक आदमी है जिसका नाम क्लाइमेट है। वह अंग्रेजों के लिए काम करता है। उसे कहीं से पता चलता है कि एक जगह पर सोना मिलता है। ये सोना बहुत सालों पहले कुछ लोगों को मिला था, लेकिन अब कोई वहां सोने की खोज के लिए नहीं जाता। तभी एक जमींदार क्लाइमेट को बताता है कि वह जगह भूतिया है। मतलब अगर कोई वहां जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन यह शायद सिर्फ एक अफवाह है। फिर कहानी एक गांव में जाती है जिसे भय फोर विलेज कहते हैं, जहां एक आदिवासी समूह रहता है। यह कहानी उन लोगों के बारे में है जो जमींदारों की जमीन पर काम करते हैं। जमींदार ने उनकी जमीन बहुत कम पैसे में हड़प ली थी, और अब ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी ही जमीन पर काम करना पड़ता है। सभी का जीवन इसी तरह चलता है। फिर हम ठंगल को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ सो रहा है। सोते समय उसे एक सपना आता है जिसमें वह किसी से लड़ रहा होता है। वह सोते सोते ही कुछ बड़बड़ाने लगता है। तभी उसकी पत्नी गंगम्मा आती है और उसे जगाने के लिए लात मारती है। वह कहती है, कितनी देर तक सोते रहोगे? तुम्हें खेत में काम करने नहीं जाना? ठंगल सपने में इतना खोया होता है कि वह चाकू निकालकर अपनी पत्नी पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वह रुक जाता है। टंगल को जब पता चलता है कि वह अपनी पत्नी पर चाकू उठाने वाला था, तो वह रुक जाता है। फिर हमें पता चलता है कि टंगल के पास अपनी खुद की जमीन है और वह किसी जमींदार के लिए काम नहीं करता। वह अपनी जमीन पर फसल उगाता है और अपने 5 बच्चों के साथ रहता है। टंगल का एक बेटा है जिसका नाम अशोका है, और उसकी 4 बेटियां भी हैं। फिर कहानी में गंगू नाम का एक आदमी आता है जो खुद को ब्राह्मण मानता है। वह गांव के बच्चों को ब्राह्मण बनने की शिक्षा देता है। वह उन्हें सिखाता है कि अगर वे ब्राह्मण बन गए तो उन्हें ऊंची जाति का माना जाएगा। गंगू बच्चों से कहता है कि उन्हें मांस और मछली नहीं खाना चाहिए, बल्कि शाकाहारी बनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से गंगू के मुताबिक वे स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग एक आदिवासी समूह से हैं और उन्हें निचली जाति का माना जाता है। गंगू उन्हें ब्राह्मण बनने का सुझाव देता है ताकि उन्हें स्वर्ग में जगह मिल सके। फिर हम देखते हैं कि तंगल अपनी जमीन पर काम करते करते थक जाता है। रात में तंगल अपनी पूरी फैमिली के साथ जमीन के किनारे सोने चला जाता है। जब सोने का समय आता है तो उसके बच्चे जिद करने लगते हैं कि पापा, आप हमें कहानी सुनाओ। वे खासकर आरती की कहानी सुनाने को कहते हैं। तब तंगल अपने बच्चों को उनके परदादा की कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, हमारे इस जगह से बहुत दूर एक पहाड़ है जो हाथी जैसा बड़ा है, और उसके पीछे एक तालाब है। वहां मेरे परदादा और उनका ट्राइब रहते थे। वे तालाब से सोना निकाला करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोना मेरे परदादा को ही मिलता था। तभी वहां एक जमींदार था जिसे पता चला कि ये लोग नदी से सोना निकालते हैं। उसने उनका सोना छीनने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे परदादा और उनके साथी उससे लड़ गए और उसे हरा भी दिया। बाद में तुम्हारे परदादा उस सोने को राजा के पास ले गए और बोले, ये मेरा सोना है, मैंने इसे खोजा है, अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर ढूंढ लो। तब राजा ने अपने सैनिक भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को सांपों ने मार डाला था। उस पहाड़ की रक्षा सांप कर रहे थे। जब मेरे परदादा ने यह सब देखा और सुना, तो वह मुस्कुराए और बोले, सिर्फ मैं ही उस जगह से सोना ला सकता हूं, और हमें यह सोना पानी से ही निकालना होगा। अगर हम पहाड़ से निकालने की कोशिश करेंगे तो वह हम सबको मार डालेगा। आरती नाम का एक तांत्रिक उस पहाड़ की रक्षा कर रहा था, और वहां बहुत सारा सोना छिपा था। राजा ने कहा, मुझे पूरा सोना चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मेरे परदादा ने कहा, ठीक है, मैं सोना लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें हमारी सारी जमीन वापस लौटानी होगी, और अब से हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे। राजा ने इस बात को मान लिया। फिर तंगल, उसके साथी और राजा के कुछ लोग उस पहाड़ की ओर जाते हैं। जैसे जैसे वे पहाड़ के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक आरती उनके साथ छल करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग किसी तरह से बच जाते हैं। राजा ने सांपों को भेजा, लेकिन तुम्हारे परदादा ने उन्हें भी हरा दिया। फिर आरती और उसके लोग आते हैं और धीरे धीरे सभी को मारने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे परदादा हार नहीं मानते। वह एक एक करके आरती के सभी लोगों को हराते हैं और आरती को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वे कुछ सोना लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा जब सोना देखता है तो कुछ समय बाद वह मिट्टी में बदल जाता है।
असल में वह सोना नहीं, बल्कि एक माया जाल था जिसे आरती ने बिछाया था। यह देखकर तुम्हारे परदादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वहां एक गौतम बुद्ध की मूर्ति थी और गुस्से में वे उसका सिर गिरा देते हैं। यह देखकर आरती भी बहुत गुस्से में आ जाती है और जोर से चीखती है। तुम्हारे परदादा भी गुस्से में आकर आरती के सामने जाते हैं और उसका पेट चीर देते हैं। आरती के पेट से खून निकलता है और उस खून से बहुत सारा सोना पैदा हो जाता है। आरती मर जाती है, लेकिन लोगों को बहुत सारा सोना मिल जाता है और तुम्हारे परदादा को भी। इस तरह हमारे पास आज अपनी खुद की जमीन है। लेकिन उसी रात जब तंगल और उसकी फैमिली सो रहे थे, तो कोई उनकी फसल जला देता है। ये काम उस जमींदार का था जिसकी नजर तंगल की जमीन पर थी। क्योंकि टंगल के पास अपनी खुद की जमीन थी, जमींदार उसे हड़पना चाहता था। अब तंगल को भी जमींदार की जमीन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वजह से टंगल की फैमिली भी मुश्किल में आ जाती है। उसी समय गांव में कुछ नया होने वाला है। अंग्रेज बिजनेसमैन क्लाइमेट गांव में आता है और अपने लोगों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोना ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पूर्वजों को यहां सोना मिला था। जैसे ही लोग सोने की बात सुनते हैं, वे डरकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तंगल वहीं रुकता है, क्योंकि उसके परदादा ने ही सोना खोजा था। क्लाइमेट कहता है, मैं तुम्हें हर दिन मजदूरी भी दूंगा। लेकिन फिर भी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी गंगम्मा आती है और तंगल को भी वहां से ले जाती है। घर लौटने के बाद तंगल अपनी पत्नी को समझाता है, हम इस तरह से कैसे जिएंगे? तुम्हें और बच्चों को अच्छे कपड़े चाहिए, और ये सब पैसे से ही आएगा। अगर हमें अपनी जमीन वापस मिल जाए तो हम खेती करके और भी पैसे कमा सकते हैं। मेरे पूर्वजों ने ही सोने की जगह खोजी थी, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। तंगल गंगम्मा को इस योजना के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। आखिर में तंगल की बीवी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन टंगल गांव के कुछ लोगों को भी मनाता है और वे सभी क्लाइमेट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टंगल अपने बेटे अशोका को भी साथ ले जाता है और क्लाइमेट अपना बेटा विलम को लेकर आता है। फिर ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गंगू को वही नदी दिखाई देती है। टंगल के लोग और क्लाइमेट के लोग एक साथ नदी में उतरते हैं, क्योंकि नदी के उस पार वह हाथी जैसा बड़ा पहाड़ था। जैसे ही वे पानी में जाते हैं, टंगल को आरती के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। टंगल घबरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसकी वजह से सारे लोग पानी में गिर जाते हैं और उनके सभी उपकरण भी नदी में बह जाते हैं। किसी तरह वे उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट और उसके लोग टंगल पर भरोसा नहीं करते। उन्हें शक होता है कि टंगल ने यह रास्ता क्यों चुना। क्लाइमेट का दोस्त आर्थर टंगल को एक शैतान कहकर बुलाता है। क्लाइमेट के दोस्त आर्थर को शक होता है कि तंगल सबको मुसीबत में डाल देगा और सबको खत्म करना ही उसका मकसद है। लेकिन क्लाइमेट के पास टंगल की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। टंगल कहता है, हमें आगे बढ़ना होगा। जब वे फिर से आगे बढ़ते हैं, तो सभी लोग जमीन और नदी के आसपास सोना खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता। तंगल कहता है, हमें उस पहाड़ पर जाना होगा, वहीं सोना मिलेगा। यहां हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अचानक टंगल को दूर एक जगह पर गौतम बुद्ध की वही मूर्ति का सिर दिखाई देता है। इसे देखकर तंगल क्लाइमेट से कहता है, यह मेरे पूर्वजों ने ही गिराया था। यहां के आसपास ही हमें सोना मिल सकता है। हम बहुत करीब हैं। फिर टंगल सभी को रास्ता दिखाकर पहाड़ के करीब ले जाने लगता है। तभी अचानक उनके सामने एक काला पैंथर आ जाता है और कुछ लोगों को घायल कर देता है। तंगल पैंथर से लड़ने लगता है। तंगल पैंथर को मार गिराता है, लेकिन इस बार आर्थर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह क्लाइमेट से कहता है, यह टंगल हम सबको मार डालेगा, इसलिए यह हमें खतरनाक रास्तों से लेकर जा रहा है। टंगल तब कहता है, अगर हमें सोना चाहिए तो हमें इन मुश्किलों का सामना करना ही होगा। आर्थर को इतना गुस्सा आता है कि वह टंगल पर गन तान देता है। तभी टंगल का बेटा अशोका आर्थर पर गोली चलाने की कोशिश करता है और गोली जाकर आर्थर के हाथ पर लग जाती है। इसके बाद अशोका डर के मारे वहां से भागने लगता है और आर्थर उसके पीछे गन लेकर दौड़ता है। तंगल भी उनके पीछे पीछे जाता है। फिर दूर पहाड़ी पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग, जो आर्थर और उसके साथियों के हैं, ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं।
जब अशोका भाग रहा होता है तो उसे गौतम बुद्ध की बाकी की मूर्ति का हिस्सा मिलता है और साथ ही थोड़ा सा सोना भी दिखाई देता है, जिसे वह देखता है। तंगल के बेटे अशोका अपने पिता को बुलाता है और उसी समय हर जगह धुआं फैल जाता है। आरती अपने लोगों को भेजती है ताकि वे सबको खत्म कर दें। फिर सभी लोग आरती के लोगों से लड़ते हैं। तंगल को बीच बीच में आरती के दृश्य भी दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि आरती अभी भी जिंदा है और उन्हें मारना चाहती है। तभी तंगल के शरीर में उसके परदादा की आत्मा घुस जाती है। परदादा की आत्मा की मदद से तंगल आरती का सामना करता है और उसे घायल भी कर देता है। आरती अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है। रात को गौतम बुद्ध की मूर्ति से क्लाइमेट सोना निकालता है और देखता है कि यह शुद्ध सोना है। उसे बहुत खुशी होती है और वह कहता है कि हमें और सोना चाहिए। तंगल और उसकी टीम रात को जश्न मना रहे होते हैं। तभी बिजली चमकती है और विलियम पर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लाइमेट बहुत दुखी है क्योंकि उसके बेटे की मौत हो गई है, लेकिन वह सोना लेने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हमें और सोना चाहिए। तुम अपने गांव वालों से कहो कि मैं और पैसे देने को तैयार हूं। सबको मना के लाओ। क्लाइमेट तंगल को नए कपड़े भी देता है। तंगल घोड़ा लेकर और नए कपड़े पहनकर अपने गांव जाता है। गांव में जाकर तंगल अपनी बीवी और बच्चों को नए कपड़े देता है। फिर वह गांव वालों से कहता है, हमारे पूर्वजों ने जो सोना खोजा था वह हमें ही मिलना चाहिए। क्लाइमेट ने कहा है कि वह हमें बहुत पैसे देगा और हमारी जमीन भी वापस लौटाएगा। हमें सोना लाने के लिए जाना चाहिए। तंगल अपने थैले से सोना भी दिखाता है, जिसे देखकर गांव वालों को यकीन हो जाता है कि तंगल सच बोल रहा है। सभी लोग उस सोने के पहाड़ की ओर चलने लगते हैं। एक आदमी तंगल से कहता है, जब आप चले गए, क्लाइमेट के लोग हमारे गांव में आए और नागा ट्राइबल पर गोलियां चला दी। आपका बेटा अशोका उन्हें रोकने के लिए गया, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बांध दिया। तंगल को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है और वह क्लाइमेट से कहता है। क्लाइमेट तुरंत अशोका को छुड़वा देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह होगा। नागा ट्राइबल के लोग नागों को पूछते हैं और नाग लोग इस जगह की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को मार दिया। अशोका को चोटें आई हैं और वह दर्द में है। फिर दिखाया जाता है कि क्लाइमेट के साथ एक और जमींदार भी आया था, जो लोगों को गलत जानकारी दे रहा था। क्लाइमेट अंग्रेजी में कहता है, तुम लोग अब से क्लाइमेट सर के गुलाम हो। जो मैं कहूंगा वही तुमको करना होगा। लेकिन तंगल को पता था कि क्लाइमेट ऐसा नहीं कहेगा। वह सबको समझाता है कि यह सच नहीं है। तंगल बताता है कि क्लाइमेट ने कहा है कि तुम्हें अपनी जमीन मिलेगी, मजदूरी मिलेगी और सोने का कुछ हिस्सा भी मिलेगा। इसके बाद सभी गांव वाले पहाड़ के नीचे सोना खोजने के लिए जाते हैं। वे बुद्ध की मूर्ति के आसपास खोज करते हैं और उन्हें कुछ सोना भी मिल जाता है। क्लाइमेट बहुत खुश हो जाता है। रात को सभी गांव वाले आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी तंगल देखता है कि उसका बेटा अशोका दौड़ रहा है और आरती की तरह बात कर रहा है। अशोका कहता है, जल्दी से यहां से चले जाओ, ये तुम्हारा जगह नहीं है। तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। गंगम्मा चिंतित होकर पूछती है, मेरे बेटे को क्या हो गया है? तंगल कहता है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस उसे दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन तंगल को अशोका के चेहरे पर आरती का चेहरा नजर आता है, जो चिल्ला रही है कि तुम सब मरोगे। फिर भी तंगल डटा रहता है क्योंकि उसे अपने जीवन को सुधारने के लिए पैसे चाहिए। अगले दिन खुदाई फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और अब टिहेसा किसी को सोना नहीं मिलता। क्लाइमेट का पैसा ही सिर्फ खर्च हो रहा था। तब क्लाइमेट के दोस्त ला देते हैं, तुम्हारा पैसा बेकार जा रहा है। तुम लोगों से का दो कि जिस दिन उन्हें सोना मिलेगा, उसी दिन उन्हें मजदूरी मिलेगी, नहीं तो कोई भी वापस नहीं आएगा। लोग मान जाते हैं क्योंकि उन्हें सोना का हिदा है कसर। खुदाई जारी रहती है, लेकिन सोना नहीं मिलता। लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा और पैसा भी एक हो रहा है। फिर भी वे काम करते रहते हैं सोने की उम्मीद में, और फिर आधो को दूर का अपसा हुआ सोना दिखता है। जब वे फादी की ओर बढ़ देते हैं, तूफान से सामने के लिए लिखते हैं और करुण और बिखर जाती हैं। सनपुन ने एक एक को आतने की कोशिश की।
कुछ लोग बिगे लेकिन कुछ की मौत होगी। थंगल की बेटी भी उन लोगों में शामिल थी जो मृत्यु की था। थंगल उसे रोते हुए दफनाता है और गुमा भी उसकी प्रभुत रोती है। इस के बाद संगुन के पास एक बुरा आदमी आता है और कहता है, हमें सोना ऐसे नहीं मिलेगा। तुम्हारे परदादा ने अर्थ का पेट कर खून निकाला था और उसी से सोना मिला था। दे इको तुम्हें भी यही कनाप देगा। लेकिन धंगल ऐसा नहीं करना कहता भेजता है। मैं किसी का पेट कर खून थी निकलना कहता। मुझे बस मेहनत के हिसाब से थोड़ा सा सोना चाहिए जो मेरे और मेरे गान वालों की तकलीफ को दूर कर सके। फिर भी लोग खुदाई करते रहते हैं लेकिन सोना नहीं मिलता और लोग भूख से तड़प रहे हैं। और रात को जब भी वे सो रहे होते हैं कोई उनके जोबदे को आग लगा देता है। गान वाले अब बेगर होको के दे और सोचने लगे कि इन लोगों को सोना नहीं मिल रहा है तो वे वापस लौट जाएंगे। लेकिन थांगुल उन्हें समझाता है कि वे लौट नहीं सकते। फिर भी गान वाले मानते नहीं हैं और क्लाइमेट के लोग उन्हें पे कर लेते हैं। क्लाइमेट कहता है, मुझे सोना कहिए और तुम लोग गान वापस नींद जा सकते। थंगल अपने गान वालों से कहता है, तुम्हें खाना चाहिए, मैं शिकार धंध खिलाऊंगा। दंगल मिलकर के शिकार सुनता है और पूरे गान को खाना खिलाता है। वो उसको प्रेरित करता है, अगर मैं सोना मिलता है तो हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और भी समस्याओं को पार कर सकते हैं। हम इतने दूर आकू के हैं, अब हम पाद को पिघलाकर सोना निकलेंगे। फिर लोग रात में फाद को जलाने लगते हैं। आरती और उसके लोग चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मानते। जब लोग पहाड़ को जलाते हैं तो उसके अंदर एक सुरंग मिलती है। ठंगल उस सुरंग में जाता है और उसे बहुत सारा सोना दिखता है। वह देखता है कि यह एक पुराना खदान है जो कई राजाओं के समय में खोदी गई थी। कुछ लोग जब सोना लेकर बाहर जाते हैं तो क्लाइमेट के लोग उन्हें मार देते हैं। क्लाइमेट कहता है, यह सोना सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ठंगल उस सोने को देखकर कहता है कि यह सब एक माया जाल है। वह कहता है, यह सोना असली नहीं है, यह आरती का फैलाया हुआ जाल है। फिर आरती अपने लोगों के साथ ठंगल और उसके साथियों को मारने के लिए आती है। वह उन्हें माया जाल में फंसा देती है जहां उन्हें कभी दिन, कभी रात और कभी शिकार का सामना करना पड़ता है। आरती ठंगल को भी उसके अतीत के दृश्य दिखाती है। आरती दिखाती है कि 5वीं सदी में यहां नाग जाति के लोग रहते थे और इस जगह की रक्षा करते थे। आरण और आरती पति पत्नी थे और अपने ट्राइब की अगुवाई भी करते थे। उस समय भी यहां कुछ सोना मिलता था। जब लोगों को पता चलता है कि यहां सोना है तो वे सोना पाने के लिए आते हैं। आरण और उसकी टीम उन लोगों से लड़ने जाते हैं लेकिन वे हार जाते हैं और आरण को बंदी बना लिया जाता है। उसे मजबूर किया जाता है कि वह सोना ढूंढे। यह सिलसिला सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ठंगल, तुम हमारे ही वंशज हो। तुम्हारे परदादा और उनके परदादा हमारे ट्राइब के सदस्य थे और यह काम सदियों से चलता आ रहा है। यह सब कुछ देखकर जब ठंगल को सच पता चलता है तभी क्लाइमेट आरती पर हमला कर देता है। आरती क्लाइमेट को मार देती है और उसके पेट में एक सरियां घुसा देती है। आरती मरने वाली होती है लेकिन ठंगल उससे माफी मांगता है और अपनी गलती मानता है। वह कहता है कि उसे और सोना चाहिए ताकि वह अपने लोगों की मुश्किलें कम कर सके। उसने बहुत कठिनाई झेली है और जमींदारों से बहुत अधिक शुल्क चुकाया है। आरती उसे थोड़ा सा सोना ले जाने की अनुमति देती है। ठंगल सोना लेकर अपने गांव वापस आता है लेकिन तभी कुछ ब्रिटिश सैनिक वहां आकर सोना लूटने लगते हैं। पूरा गांव और ठंगल उनके खिलाफ उठ खड़ा होता है और एक बगावत की घोषणा कर देता है। इसी के साथ इस मूवी का सारांश खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना विचार भी साझा करें।